आज अजीत पवार ने कहा कोई फायदा नहीं है विपक्षी एकता का ढोल बजाने का, क्योंकि 24 तो मोदी का है। कितनी सहमत है आप उनसे? दीपक जी, वो उनकी राय है, पर मैं आपको बता रही हूं 23 जून को धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों की कामयाब मीटिंग रही और महीने भर के भीतर 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में दूसरी मीटिंग होने जा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। मुद्दे बता देती हूँ, बिल्कुल मुद्दे रहेंगे कि देश आज महंगाई से जूझ रहा है। मोदी जी माँ से महंगाई का माँ क्यों नहीं बोलते? मणिपुर आग में जल रहा है, मोदी जी मौन क्यों है? मैं नहीं कह रही, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन 9वीं बार चैंपियनशिप जीतने वाले हमारे फुटबॉल के कैप्टन सुनील शेट्टी ने जीतते ही अपनी जीत को मणिपुर के लोगों को समर्पित किया। मोदी जी फुटबॉल मैच जीतने पर बधाई का ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर पे मौन रहते हैं। मैरी कॉम के बाद आपके ये खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी हैं जो चैंपियनशिप जीत कर आया, मणिपुर से आते हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। महंगाई 160 रुपए किलो, टमाटर, अदरक, मिर्ची, लोगों के चूल्हे ठंडे, मुद्दे ये बिल्कुल हम उठाएंगे 20 जुलाई को संसद सत्र में भी और विपक्षी दलों की मीटिंग में भी। आपकी बात से सहमत हूं, कुछ घटनाक्रम हुए इन दिनों में, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में, उस पर भी चर्चा रहेगी कि कौन से भेदी हैं। प्रफुल्ल पटेल का नाम ले रही हूं, भेदी बनकर आए थे भाजपा के, और वहां पर क्या चीजें हो रही हैं, कैसे होंगी, उसकी सारी जानकारी लेते ही भाजपा की गोद में बैठ गए। जिन अजीत पवार की आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया और उप मुख्यमंत्री की उन्हें शपथ दिला दी और ईमानदार हो गए वो। हमें तो था कि वो जेल में जाएंगे। आरोप लगा रही है भाजपा, प्रधानमंत्री जी खुद तो आरोप पक्के ही होंगे। ईडी की रेड हो रही है और 3 मंत्रियों ने शपथ ली। ईडी की रेड, मामले चल रहे हैं, है ना? या तो उन मामलों को आपसे उनको क्लीन चिट दिला देते, फास्ट ट्रैक में चलवाते कि ईडी से क्लीन चिट हो गए, और अब ये छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं और हमें स्वीकार है। आपने तो भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने की बजाय मोडानी ब्रांड का जो भाजपा वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन आप लोगों ने जारी किए, सब भ्रष्ट डालिए, धुलकर आप भाजपा में ले आइए, और वो अब भ्रष्ट नहीं है। तो लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को, दलों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न इसी भाजपा से आते थे, संसद में खड़े होकर कहा कि मैं चिमटे से भी उस सरकार को मुखिया नहीं बनना चाहूंगा, छूना नहीं चाहूंगा जिसे तोड़ फरोड़ के, खरीद फरोख्त के, ईडी, सीबीआई, संविधान, लोकतंत्र की हत्या करके बनाया जाएगा। आज की ये पार्टी अडवाणी जी और अटल जी की पार्टी नहीं है। आज की ये पार्टी अमित शाह जी और मोदी जी की पार्टी है, जिसने संविधान ताक पे रख दिया है। एक आदिवासी के ऊपर किस तरीके से आपने 100 में फटाफट खबर पढ़ दी कि एक आदिवासी के ऊपर किस तरीके से भाजपा के, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रतिनिधि ने कल विस्तृत खबर पड़ी थी अलका जी, कल विस्तार से गई थी खबर। नहीं, विस्तार से गई, हिम्मत कैसे हो रही है? भाजपा की सरकार है, भाजपा के गृह मंत्री और स्पीकर के साथ बगल में बैठे हैं मंच पर वो व्यक्ति। हिम्मत कैसे, इन्हें हिम्मत देता कौन है? डर क्यों नहीं है इनके मन में? क्योंकि इन्हें पता पूरी की पूरी भाजपा इन्हें बचाने के लिए खड़ी है। बेटियां चिल्लाती रही, आदिवासी बुलडोजर चल गया उसके घर पे, गिरफ्तार हो गया, बुलडोजर। मैं आपको चुनौती, दीपक जी चुनौती दे रही हूं, आज अभी इस समय उस घर की तस्वीरें कर दी। कुछ पेड़ उखाड़ने से, अतिक्रमण हटाने से, जो अवैध उन्होंने अतिक्रमण करके उसको हटाने से कोई बुलडोजर नहीं चलता। और मैं बुलडोजर की हिमायती भी नहीं हूं, बिल्कुल बुलडोजर की जरूरत नहीं थी, एनएसए की जरूरत नहीं थी। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाइयां हो जानी चाहिए थी। वीडियो 3 महीने पुराना है, भाजपा बचाती रही, ये किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, आप और मैं जागे, दबाव बना, उस दबाव के चलते जब थाने में गया ना पुलिस वाला, अब भटक रहे हल्का जी, 2024 से भटक रही। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कह दी, विस्तार से कह दी। सुधांशु जी मेरे साथ है, सुधांशु जी की मीटिंग के मुद्दे हैं। धन्यवाद सुधांशु जी, ये सरकार एनडीए की सरकार नहीं, लोग कह रहे हैं ईडीए की सरकार है और आइस ने बनाई है। आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। और ईडीए की सरकार क्यों, एनडीए की सरकार क्यों नहीं? क्योंकि ये एकनाथ, देवेंद्र और अजीत की सरकार है। क्या कहेंगे इस पर, इस क्रिटिसिज्म पर? देखिए, इस पे भी जवाब देता हूं। पहले एक लाइन में अलका जी की उस बात का जवाब दे दूं। अनुसूचित जनजाति से इनके मन में कितना सम्मान है मैं बताना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एक होता था, मोदी जी ने आके शेड्यूल ट्राइब्स का अलग कमीशन बनाया। अटल जी के समय में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय अलग बना। और मैं ईमानदारी से कहता हूं दीपक जी, यदि हमारा संघ से जुड़ा हुआ संगठन वनवासी कल्याण आश्रम नहीं होता तो सारे एसटी आज कन्वर्ट हो गए होते।
यदि उस कन्वर्जन के खिलाफ जान पे खेल कर यानी आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक बलिदानों के साथ काम किया है तो वनवासीकरण आश्रम ने। अब आज के विषय के ऊपर आता हूं। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि आज की सरकार, आजकल मैंने दीपक जी एक बड़ा बढ़िया ट्रेंड देखा है विपक्षी प्रवक्ताओं में कि अपने को हाथ उठाकर चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचारी घोषित करना, मतलब बहुत मजेदार बात है। मोदी जी ने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमें इस बात का शक है, आरोप है, और शक है तो एजेंसी जांच करेगी और तब उस बात के ऊपर जो कार्रवाई होगी होगी। मगर ये तो खुद कहने लगते हैं, अरे रे हम भ्रष्ट थे, हम तो कह रहे हैं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। ऐसा तो मैंने अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा। चाहे ममता जी के लोग हों, जिस चीजों के लिए उनका ऑफिशियल स्टैंड ये रहता है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, आज राष्ट्रीय चैनल पे आकर अपने को भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट, अपनी सरकार को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देते हुए ऐसे अद्भुत उदाहरण आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जांच होंगे, मगर ये तो सरकार में थे उस समय, आज ये तो यकीन से कह रहे हैं कि है, बता अपने को भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं। खैर, वो एक विषय है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र में ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। देखिए, गठबंधन होते हैं, मगर खंडित जनादेश हो तब गठबंधन समझ में आता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो तो गठबंधन समझ में आता है, पर स्पष्ट जनादेश के बाद जब जनादेश का अपहरण किया जाता है तब यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। भाजपा के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र की सरकार ने स्पष्ट जनादेश दिया था, फिर शिवसेना ने जाकर इनके साथ किया और यह सारी समस्या जानते क्यों हो जाती है। देखिए, नेताओं की अहम मान्यता अपनी जगह, कार्यकर्ताओं का मनोभाव, कैडर का भाव, नेताओं का भाव अपनी जगह होता है। दीपक जी, एक बहुत बड़ा अंतर होता है पार्टी को परिवार मानना या परिवार को पार्टी मानना। आज ये दोनों पार्टियां जो महाराष्ट्र में हैं, ये इसी समस्या में फंस गई। ये परिवार को पार्टी मानकर चलते चले गए और इसलिए इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके कैडर पूरी तरीके से अलग हो गए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रवाद, और उससे ज्यादा मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आज आकर, सिर्फ मेनका जी की बात नहीं कर रहा हूं, अनेक चैनलों पे एनसीपी का डिफेंस कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3 बार कांग्रेस छोड़ के गए, कांग्रेस को तोड़ के गए, महाराष्ट्र में भारी क्षति पहुंचाई। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस से बड़े नेता बन गए और अंतिम बार जब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी तो किस मुद्दे पे? सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पे वो अलग हुए। आज उस एनसीपी का बचाव करने के लिए कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। अब इसे मैं सत्ता की लाचारी कहूं, हालात की बलिहारी कहूं, या परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उन पे कहूं, तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ पार्टी, ये दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उन पार्टियों के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ, ये उनकी अंदरूनी संरचना का हिस्सा था, अंदरूनी प्रक्रिया का हिस्सा था। अब जैसे भेद की बात अलका जी ने कही, अब अगर सच माना जाए अजीत पवार के बयान को, तो बहुत सारे भेद उन्होंने खोल दिए। अब इनके यहां तो कौन कौन से भेद किसके साथ क्या है, ये तो उनको पता होना चाहिए। जैसे एनसीपी की सरकार कांग्रेस के साथ क्यों बनी थी, जो अजीत पवार ने बोला कि उनके विधायक ज्यादा थे 2004 में, फिर भी इनका सीएम बना, अब किस घटनाक्रम के तहत बना, क्या बना, वो भेद तो इन लोगों को पता होगा। तो भेद तो सुधांशु जी आप बोले तो कर देता हूं मैं। नहीं, आप उस देखिए, आप देश के बहुत प्रत्यक्षदर्शी हूं उस पूरी घटना का, और मैंने वो पहला इंटरव्यू किया था जिसमें एनसीपी ने सीएम मांगा था, जिस प्रफुल्ल पटेल का, ये भी नाम बता। इलेक्ट्रॉनिक एरा जब से शुरू हुआ दीपक जी, आप उस जमाने के सबसे स्थापित पत्रकारों में से एक है, आपको पता होगा। हमें तो अनऑफिशियल सोर्सेज से पता, आपको तो ऑफिशियल सोर्सेज से पता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज तो हालत इन पार्टियों की हो गई है कि जो पुरानी एक पंक्ति थी ना, मैं खाने धुल गए भेद सारे खुल गए, अब तो भेद खुल खुल के सामने आ रहे हैं और उसके बाद ये लोग दोष दूसरों पे लगा रहे हैं। ये इनकी लगातार गलती है। जो मोदी जी ने एक पंक्ति कही थी वो इनको ध्यान रखना चाहिए, अरे तुम्हें तो ये यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। अब खुद पैर के नीचे जमीन नहीं है और दूसरों के ऊपर यकीन और गैर यकीन की बात कर। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पहला सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने खुद को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है, क्योंकि अजीत पवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप जिनको आज आप सही मान रही हैं, वो तमाम लगे हैं जब कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार थी। आपके मुख्यमंत्री थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेतृत्व में थी।